Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is major adiabatic factor, and third major adiabatic factor is light. We have already discussed about the two major adiabatic factors, that one is temperature, other is water. Now third is light. This video is going to be very important. Exam point of view question will come from this topic in exam also. Therefore watch the video till the end. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन है मेजर एबायोटिक फैक्टर, जिसमें लाइट थर्ड हमारा मेजर एबायोटिक फैक्टर है। ऑलरेडी दो हमने डिस्कस कर लिए हैं, टेम्परेचर और वाटर। हमारा थर्ड फैक्टर आ गया है लाइट। यहाँ पे जितनी बार डिस्कस होने वाली है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है। माई नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बेटा मेजर एबायोटिक फैक्टर। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं, आप उन वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी दो फैक्टर का इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में जो है चार हैं हमारे, पहला टेम्परेचर, दूसरा वाटर तो डिस्कस हो चुके हैं, तीसरा आज हम डिस्कस करने वाले लाइट। तो हम यहाँ पे एबायोटिक मेजर एबायोटिक फैक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि थर्ड आ गया है हमारा लाइट। तो लाइट के बारे में आज हम सीखने वाले हैं कि लाइट के जो है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कैसे जो है इफेक्ट करती हैं ऑर्गेनिजम्स को। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये भी। लाइट में अगर आप देखोगे तो लाइट के अंदर जो है लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ईएम स्पेक्ट्रम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 0.1 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर, 10,000। तो यहाँ पे जो हमारे लिए ज़्यादा काम की लाइट कौन सी होती है बेटा? विजिबल लाइट, जिसकी वेवलेंथ होती है अराउंड 400 to 700 नैनोमीटर, या 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉन, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉन। एग्जाम में हो सकता है नैनोमीटर लेके एंगस्ट्रॉन लिख दे। इससे कम जो लाइट होगी बेटा, विजिबल लाइट से कम, वो यूवी लाइट होती है या एक्सरेज होती हैं। इससे ज़्यादा अगर वेवलेंथ हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? इंफ्रारेड। आपको वैसे ही पता है एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन उल्टा होता है। वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, और अगर वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसलिए जितना हम आगे वेवलेंथ की तरफ बढ़ेंगे तो एनर्जी कम हो जाएगी, जितना हम वेवलेंथ कम करेंगे उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो काम की लाइट कौन सी है? विजिबल लाइट, जिसमें जो है फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स के द्वारा। तो प्लांट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है विजिबल लाइट, और एनिमल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यही हम जानेंगे यहाँ पे प्लांट्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स किस किस चीज़ के लिए जो लाइट पर डिपेंड है, और एनिमल्स किस चीज़ के लिए जो है लाइट पे डिपेंड रहते हैं। ये सब डिस्कशन होने वाला है। फिर हम देखेंगे कि जो लाइट है वो कैसे एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट करती है। नॉट ओनली लैंड के ऊपर इंपॉर्टेंट है लाइट, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनके लिए भी लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो हम देखते हैं। अब देखो प्लांट्स के लिए लैंड के ऊपर देखें, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में द फॉर प्लांट लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर, किस लिए चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन सी होती है? फोटोसिंथेसिस। इसके बिना तो फोटोसिंथेसिस लाइट के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन सी है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑटोट्रॉप्स जो है प्लांट्स जो है खाना बनाते हैं, और वही खाना सभी एनिमल्स को मिलता है। इसके अलावा किसके लिए जरूरत है बेटा प्लांट्स को? किस ये जो लाइट की जरूरत है, फोटो पीरियडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग। जो बहुत सारे प्लांट हैं जो फ्लावरिंग होती है वो इस पे ही डिपेंड करती है, इन चीज़ों पे लाइट के ऊपर डिपेंड करती है। तो फोटो पीरियडिक किस तरह की लाइट आ रही है, क्या उनको फ्लावरिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो ये सिर्फ मैच्योर होने से प्लांट के सफिशिएंट नहीं है। उसके अलावा लाइट पे अगर डिपेंड है वो प्लांट, तो लाइट का ड्यूरेशन भी उसके लिए फेवरेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो प्लांट्स अपने फ्लावरिंग करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट और एम्ब्रियो बनता है। तो इससे रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे डिपेंड करता है लाइट पे। उसके अलावा प्लांट की ग्रोथ जो है मैटर करती है। प्लांट जो ग्रोथ है वो तभी करते हैं जब कंडीशन फेवरेबल होती है। फेवरेबल का मतलब से एक्सट्रीम समर आ जाए, एक्सट्रीम विंटर, तब प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है। प्लांट की ग्रोथ कब होती है? जब प्लांट के पास में एक्सेस जो है न्यूट्रिएंट्स या जो है मटेरियल बच जाते हैं, उसको फिर वो ग्रोथ की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं लाइट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जहाँ पे लाइट कंडीशंस उसके फेवर में होंगी तभी वो ग्रोथ करना पसंद करेंगे। मूवमेंट भी होता है, बहुत सारे प्लांट का जो मूवमेंट होता है वो लाइट पे डिपेंड करता है। इसलिए जो बहुत सारे प्लांट है वो लाइट की तरफ मूवमेंट शो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है फिनोलॉजी इन प्लांट। फिनोलॉजी का मतलब है जो इवेंट्स होते हैं जो टाइम या लाइट पे डिपेंड करते हैं, वो सारे इवेंट्स जो हैं यहाँ पे डिसाइड किए जाते हैं लाइट के पीरियड के अकॉर्डिंग, तो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। तो बहुत सारी ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सारे का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। तो ये लाइट पे डिपेंड करता है। बहुत सारे प्लांट्स के इवेंट जो है अलग अलग प्लांट के जो लाइट पे डिपेंड करते हैं, तो वो इसलिए लाइट के स्टिमुलस के अकॉर्डिंग ही चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब प्लांट्स अगर लाइट के बेसिस पे देखा जाए ना, दो टाइप के हो सकते हैं। हेलियोफाइट्स, जिनको लाइट ज़्यादा चाहिए, लाइट इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उनको फ़ायदा होगा, या सीओफाइट्स। सीओफाइट्स मतलब जो कम लाइट पे सर्वाइव कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हेलियोफाइट्स का मतलब सन लिविंग प्लांट कह सकते हैं आप, सीओफाइट्स को साइड लिविंग प्लांट कह सकते हैं एक तरीके से। लेकिन दोनों प्लांट ही लाइट पे डिपेंड है वैसे तो, एक ज़्यादा लाइट पे एक कम पे, बस है लाइट पे डिपेंड। फाइट का मतलब होता है प्लांट्स, इसलिए हेलियोफाइट्स। हेलियो का मतलब सन से रिलेटेड, फाइट्स जो है लाइट से रिलेटेड है यहाँ पे। सीओफाइट जो है ये प्लांट भी, फाइट जो प्लांट डिपेंड करते हैं कम लाइट कंडीशन पे। तो प्लांट विच रिक्वायर हाई लाइट इंटेंसिटी फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, आप देखते हो कि जो वो फॉरेस्ट के अंदर बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, काफ़ी मीटर में रहती है, 10-10-20-15 मीटर तक होती है, तो वो ज़्यादा लाइट को कैप्चर करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ऐसे प्लांट कहलाते हैं हेलोफाइट्स। जो प्लांट नीचे ग्रो कर रहे हैं जैसे कि हर्ब्स और श्रब्स, वो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स विच रिक्वायर लो लाइट इंटेंसिटी फॉर फोटोसिंथेसिस, को कम लाइट में काम चलेगा, क्योंकि आपको पता है ऊपर वाली ट्रीज ने लाइट को बहुत सारा अब्जॉर्ब कर लिया होगा, फिर जो बचेगी लाइट थोड़ा थोड़ा वो नीचे की तरफ आएगी, नीचे आते आते सरफेस तक बहुत कम लाइट नीचे पहुंचेगी। तो जो हर्ब और श्रब नीचे ग्रो कर रहे होते हैं तो उनके पास बहुत ही कम लो लाइट इंटेंसिटी पहुंचती है, वो उसमें भी सर्वाइव करने की एडेप्टेशन है उनके पास में, वो उसको भी मैक्सिमम यूज़ करना चाहते हैं, तो ऐसे प्लांट कहलाते हैं सीओफाइट। तो हर्ब और श्रब एग्जाम्पल हो गया। तो कॉन्स्टेंटली ये क्या करें हैं, ओवर शेडोड बाई टॉल एंड सिर्फ टॉल ट्री नहीं है, जो कैनोपाइड है, कैनोपी ज़्यादा वाइड है, ब्रॉड है, तो वो ज़्यादा जो है हर्ब और श्रब की लाइट को ब्लॉक करते हैं ऊपर से। एंड हर्ब और श्रब क्या अडेप्टेड टू द फोटोसिंथेसाइज ऑप्टिमली अंडर वेरी लो लाइट कंडीशन में भी ये प्लांट अपने जितनी रिक्वायरमेंट है इनकी लाइट को यूज़ करके खाना बनाने की, उसको सबको ये मीट कर लेते हैं, फिर भी अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर पाते हैं हर्ब्स और श्रब्स। जितनी कम लाइट आती है तब भी इनको उसमें भी अपना खाना बनाने की कैपेसिटी इन्होंने डेवलप कर ली है, ऑप्टिमली यूज़ करते हैं, मैक्सिमम यूज़ करते हैं उस लाइट का, थोड़ा भी उसको वेस्ट नहीं करने देंगे जितनी लाइट इनके पास आने वाली है। तो दो तरह के प्लांट हो गए लाइट के बेसिस पे, हेलियोफाइट्स एंड श्रियोफाइट्स। अब देखते हैं एनिमल्स पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, जो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में रहते हैं उन एनिमल्स पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। फॉर एनिमल्स द डायurnal मतलब डे की एक्टिविटी, जब सनराइज सनसेट का टाइम उसको बोलते हैं डायurnal, डे के दौरान एक्टिविटी। और सीजनल वेरिएशंस जो होती हैं सीजन के अकॉर्डिंग भी, कुछ एनिमल्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं कुछ कम एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे डायurnal एंड सीजनल वेरिएशंस इन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट एक्ट एज क्यूज, इनको जो है एक तरीके से एक क्यू मिलता है, इशारा मिलता है कि इनको कोई काम करना है तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जैसे कि फॉर टाइमिंग देयर फॉरेजिंग, क्या इनको खाने के लिए जाना चाहिए, तो ये अकॉर्डिंग टू द सीजनल वेरिएशंस। तो साथ में डायurnal डे का लेंथ क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, कि जैसे छोटे दिन है तो या फिर जो है समर के दिन है तो उनको पता रहेगा लाइट इंटेंसिटी कितने टाइम तक रुकने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग ये अपना फॉरेजिंग, रिप्रोडक्टिव और साथ में माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ को ये अपना जो है डिसाइड करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी भी देखा है, कुछ ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही जो होती है लाइट कंडीशंस में ही जो है रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ माइग्रेटरी एक्टिविटी भी करते हैं, जैसे विंटर में आ गया समर आ गया तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना डिस्प्लेस हो जाते हैं वहाँ से। तो ये सब एक्टिविटी जो है डिपेंड करती हैं लाइट कंडीशंस के ऊपर। तो एनिमल्स के जो है डायurnal डे की एक्टिविटी उनकी, और साथ में सीजनल वेरिएशन जो हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो इंटेंसिटी ड्यूरेशन लाइट बदल जाती है उसके अकॉर्डिंग अपना फॉरेजिंग पैटर्न, माइग्रेटरी एक्टिविटी और साथ में रिप्रोडक्टिव एबिलिटी की जो होती है उनकी एक्टिविटी होती है उसको भी ये यहाँ पे चेंज करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में, लैंड कंडीशंस में प्लांट और चाहे एनिमल्स हो, दोनों कहीं ना कहीं लाइट के ऊपर काफ़ी डिपेंड करते हैं अपनी एक्टिविटी और सर्वाइवल के। नेक्स्ट है देखो सन के बारे में लिखा हुआ है, सन सोर्स फॉर बोथ लाइट और टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर लाइट से रिलेटेड है काफ़ी, तो दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सन ही है। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी आपको पता है वैसे भी सन ही होता है। लेकिन डीप इन ओशन की बात करें जहाँ पे अगर हमारी डेप्थ 500 मीटर से ज़्यादा है तो उस इन्वायरमेंट में वहाँ पे कोई भी लाइट नहीं पहुँचती है, क्योंकि 500 मीटर के बाद लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती है वाटर के अंदर। तो इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का, डार्क है। तो इट्स इनहेबिटेंट्स जो होते हैं, जो वहाँ के ऑर्गेनिजम्स हैं, आर नॉट अवेयर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सेलेशियल सोर्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड सन। तो वहाँ के ऑर्गेनिज्म सन के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड नहीं है, उनको पता भी नहीं है सन से एनर्जी आती है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, डिकम्पोजर्स और कंज्यूमर्स हैं, जो डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। किनको खाएंगे, जो प्रोड्यूसर्स ऊपर थे ना वो मर जाएंगे, जब मरते हुए नीचे जाएंगे तो वो सारे डिकम्पोज होंगे या कंज्यूमर्स के द्वारा खा लिए जाएंगे, या फिर ये कंज्यूमर्स जो हैं इनको खा जाएंगे इन प्रोड्यूसर्स को, या फिर मरने के बाद प्रोड्यूसर को डिकम्पोजर खा जाएंगे। तो इसलिए जो 500 मीटर के नीचे जो डेप्थ है उसमें जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है बेटा, वो ऑर्गेनिज्म को सन से डायरेक्टली कोई प्रेजेंट है सन के बारे में नहीं पता, लेकिन वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं।
फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइट की स्पेक्ट्रल क्वालिटी के बारे में बेटा, जो कि इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिज्म के लिए। स्पेक्ट्रल क्वालिटी में बात की जाए तो हमने देखा था विजिबल लाइट से कम वेवलेंथ था, तो कौन सी थी? यूवी लाइट। यूवी लाइट को भी कैटेगराइज कर दिया गया है यूवीसी, यूवीबी, यूवीए में। वेवलेंथ के अकॉर्डिंग किया है बेटा, यूवीसी की वेवलेंथ 100 से 280 नैनोमीटर है, तो रिस्पेक्टिव वेवलेंथ याद रखनी है आपको, एग्जाम में वेवलेंथ आ चुकी है। यूवीबी की वेवलेंथ क्या है? 280 से 320 नैनोमीटर है, और 320 से 4 नैनोमीटर है यूवीए। तो आपको 100 से लेकर के 400 तक यूवी लाइट की वेवलेंथ है, जिसमें 100 से 280 यूवीसी है, 280 से 320 आपका जो है यूवीबी है, और 320 से 400 नैनोमीटर क्या है आपका एंगस्ट्रॉन है। में अगर आ जाए तो सॉरी यूवीए और एंगस्ट्रॉन में आ जाए तो कैसे करेंगे? ये 1000 से लेके 2800, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2800 से 3200 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा, और ये 3200 से 4000 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। तो एंगस्ट्रॉन में भी आप बता सकते हैं। अब इनमें देखा जाए सबसे खतरनाक कौन सी है? यूवीसी लिथल है, यूवीबी उससे कम हार्मफुल है, यूवीए बी से भी कम है, तो सबसे कम हार्मफुल ए है, क्योंकि वेवलेंथ विजिबल के पास आती जाएगी तो जो है हार्म जो कम कर देना शुरू कर देंगी, और जितना दूर जाएंगे विजिबल से उतना ही ज़्यादा हार्म होना शुरू हो जाएगा। यूवीसी इसे लिथल है, यूवीबी जो है क्वाइट हार्मफुल है, और यूवीए मॉडरेटली हार्मफुल है। अब हमारे पास में कौन सी पहुंचती है? लिथल वाली पहुंचती है क्या? नहीं बेटा, मोस्ट ऑफ यूवीसी और हाफ ऑफ यूवीबी को जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ओजोन लेयर में। तो यही तो हो रहा है, इसी को तो पोल्यूशन कह रहे हैं। ये पोल्यूशन की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं बेटा, जिसके से ओजोन भी पोल्यूशन जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, उससे ओजोन की थिकनेस कम हो रही है। ओजोन कम हो जाएगी तो कौन सी लाइट आएगी बेटा? यूवीसी, यूवीबी, जो कि कैसी है? लिथल और हार्मफुल। तो ये हमारे डायरेक्टली जेनेटिक मटेरियल तक को इम्पैक्ट कर सकती है, तो हमारे अंदर इवोल्यूशन या म्यूटेशन फास्ट रेट पे हो सकते हैं। इसलिए ह्यूमन स्पीसीज या दूसरे स्पीसीज के ऊपर इम्पैक्ट जो आएंगे वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि म्यूटेशन पता है सडन इनहेरिटेबल चेंज होते हैं, आपको पता है। तो इसलिए यूवीसी तो हम तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर ले जाती है ओजोन लेयर। तो इसलिए साइंटिस्ट और जितने वर्ल्ड जो है वो कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ओजोन लेयर खत्म हो रही है, तो पोल्यूशन होने से तो उसको बचाना है, तो ये ज़रूरी है बेटा। आप समझो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूवीसी ना आए यहाँ तक और यूवीबी ना पहुँचे तो लेयर जो है ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर का पार्ट है, और ये स्ट्रेटोस्फीयर हम ऑलरेडी इन्वायरमेंट में पढ़ चुके हैं। फिर रेस्ट ऑफ यूवीबी और यूवीए रिफ्लेक्ट कर ली जाती है, डिसिपेट कर ली जाती है। पार्टिकल्स ऑफ ट्रोपोस्फियर उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वहीं होल्ड करने की कोशिश करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत कुछ नीचे आती है। तो इसलिए यूवी रेस तो आती ही रहती है सनलाइट के साथ साथ, तो इसमें से थोड़ा बहुत ए हो सकती है और थोड़ा बहुत बी का पार्ट हो सकता है। तो अगर थोड़ा बहुत आएंगे तो ये डैमेज फिर भी कर सकती है। तो हमें धूप से इसलिए भी बचना चाहिए कि यूवी रेज हो सकती हैं धूप के अंदर, जो कि हार्मफुल हो सकती हैं। क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेक्ट्रल क्वालिटी विजिबल लाइट मिलेगी तो उससे फ़ायदा होगा, यूवी रेज आई तो ये हार्मफुल है हमारे लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एक्वेटिक लाइफ के बारे में बेटा। लाइट की वजह से देखो हमने टेरेस्ट्रियल कंडीशन में देख लिया लाइट कैसे इम्पैक्ट करती है। अब हम बात करते हैं एक्वेटिक कंडीशन, जो लाइट जनरेशन ऑफ लेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लेक्स में जो है यहाँ पे कैसे होता है, तो लाइट जो है लाइट जैसे हमने देखा कि ये हमारा ओपन सरफेस है, और ये हमारा जो है यहाँ पे इस तरह से सोइल के कॉन्टैक्ट में ये वाला पार्ट। अगर यहाँ पे लाइट फॉल हो रही है तो ये लाइट मैक्सिमम 500 मीटर तक जाती है। तो इसकी वजह से ऐसा पार्ट जो है लेक का बॉडी का, जहाँ वाटर भी है और सोइल भी है और सनलाइट भी है, तो इसे क्या बोलेंगे? लिटोरल जोन। जो एज के पास है, शैलो रीजन है, जहाँ पे कम पानी है लेकिन सोइल भी है साथ में, तो क्या बोलेंगे? लिटोरल जोन। ओपन वाटर जोन बेटा, मैंने वाटर बॉडी पूरा नहीं बनाया, जैसे ही बनाएंगे तो बीच वाला क्या हो जाएगा? सारा ओपन वाटर जोन। तो ऐसा ओपन वाटर जोन जहाँ पे पानी है और लाइट है बेटा, उसे क्या बोलेंगे? लिम्नेटिक जोन। तो पहला क्या है? जिसमें वाटर है, सोयल है और सनलाइट है, तो ऐसा पार्ट क्या कहलाएगा? लिटोरल जोन। लिम्नेटिक में क्या है? पानी है और सनलाइट है लेकिन सोयल नहीं है, तो ओपन वाटर जोन इसको बोलते हैं लिम्नेटिक, जहाँ सफिशिएंट लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट है जहाँ पे। तो यहाँ पे जो फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं, वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो सारे इसी लिम्नेटिक जोन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे लाइट अवेलेबिलिटी भी हाई होगी बेटा, ऑक्सीजन लेवल भी इस लेवल में ज़्यादा होगी, यहाँ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो एल्गी हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी, जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो प्रोटिस्ट हैं वो ज़्यादा मिलेंगे, तो ज़्यादा लाइट को यूज़ करेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन भी यहाँ प्रेजेंट मिलेगा। तो यहाँ पर लिम्नेटिक जोन में मैक्सिमम होती है फोटोसिंथेसिस। तो यूफोटिक मतलब जो ट्रू लाइट यहाँ तक आ रही है, डिस्फोटिक जहाँ पे लाइट कम होती चली जाएगी और बहुत कम हो जाएगी, तो ये बहुत कम हो जाएगी, तो बीच वाला जोन होगा यूफोटिक के बाद में डिस्फोटिक, और फिर कौन सा आएगा बेटा? प्रोफोंडल जोन, जो 500 मीटर के बाद। तो लाइट कंपनसेशन पॉइंट ये वाला है, इससे आगे लाइट कम होना शुरू हो जाएगी बहुत
बहुत ज़्यादा। और प्रोफोंडल जोन तो बीच वाला जोन है जहाँ पे लाइट है ही नहीं, सिर्फ पानी है बेटा। तो प्रोफोंडल जोन किसे बोलेंगे, जहाँ पे लाइट नहीं जा रही है और जो लिम्नेटिक के कांटेक्ट में है, तो जोन कौन सा कहलाएगा, प्रोफोंडल। और सबसे नीचे कौन सा कहलाएगा बेटा, बेंथिक। तो बॉटम के लिए, बॉटम में कौन सा जोन है, बेंथिक जोन। बेंथिक जोन में यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, यहाँ पे पानी है और सॉइल है, लेकिन यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं है। ऐसे जोन को हम क्या बोलेंगे, बेंथिक जोन। तो बॉटम वाले जोन को बोलते हैं बेंथिक, जहाँ पे डिकम्पोजर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर बहुत ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे बेंथिक जोन के अंदर। तो नीचे आते आते क्या होगा बेटा, लाइट जो है कम हो जाएगी, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाएगा। तो इसलिए मोस्टली जो है सरफेस के आसपास हाई लाइट और ऑक्सीजन रहती है, इसलिए ग्रेडियंट ऑफ लाइट एंड ऑक्सीजन सरफेस से बॉटम की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा बेटा, और बॉटम से ऊपर की तरफ आएंगे तो ये ओपन वाटर की तरफ हाई हो जाएगा लाइट और ऑक्सीजन का ग्रेडियंट। तो कौन कौन से जोन देखने को मिले, लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन, प्रोफोंडल जोन और बेंथिक जोन में डिवाइड कर सकते हैं हम जोन्स को। फिर कह रहा है कि अगर हम इसी चीज़ को देखें तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्गी इन सी डिपेंड करता है बेटा। ये किस पे डिपेंड करेगा, जो लाइट पेनिट्रेट होकर आ रही है उसकी वेवलेंथ पे, एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्गी। आपको पता है एल्गी समुद्र में मिलती है, एल्गी जो है लोअर प्लांट्स कहलाते हैं और ये समुद्र में रहते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। तो ये वेवलेंथ ऑफ लाइट जैसे लेवल है उसके अकॉर्डिंग इनके टाइप्स जो देखने को मिलेंगे। इसी एडेप्टेशन को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक। लाइट की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एडेप्टेशन कर लिया तो इसे क्या बोलेंगे, क्रोमेटिक एडेप्टेशन। क्या बोलेंगे बेटा, क्रोमेटिक एडेप्टेशन। तो ये टर्म आ सकता है, व्हाट इज क्रोमेटिक एडेप्टेशन। तो एडजस्टमेंट ऑफ एल्गी या डिस्ट्रीब्यूशन एल्गी अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की लाइट की वजह से, उसे क्या बोलेंगे, क्रोमेटिक एडेप्टेशन। कैसे है बेटा, देखो एल्गी जो है 3 ग्रुप में डिवाइड होती है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी जो है, ग्रीन एल्गी क्या करेगी बेटा, ग्रीन जो है किसको यूज़ करेगी, एब्जॉर्ब रेड ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब ज़्यादा करती है। तो ये ग्रीन को रिफ्लेक्ट करती है, इससे ग्रीन दिखती है। तो रेड ब्लू पे ज़्यादा डिपेंड करती है। रेड ब्लू में आपको पता है रेड के पास वेवलेंथ ज़्यादा लेकिन एनर्जी कम है, ब्लू के पास जो वेवलेंथ कम है लेकिन एनर्जी ज़्यादा। तो ब्लू लाइट जो है यहाँ पे और रेड लाइट दोनों यूज़ में आती हैं। और ये कहाँ पे मिलती है, सेलोइस्ट रीजन ऑफ सी। और सी के सबसे टॉप वाले पार्ट में भी ये ऐसी लाइट को यूज़ कर रही हैं, रेड लाइट को ज़्यादा यूज़ करती हैं। तो रेड लाइट के पास तो एनर्जी कम है, सरफेस के आसपास से रेड लाइट ज़्यादा मिलेगी। तो ग्रीन एल्गी सरफेस के आसपास देखने को मिलती है। ब्राउन एल्गी क्या कर सकती है बेटा, एब्जॉर्ब करते हैं इंटरमीडिएट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब बीच में, दोनों रेड और ब्लू के बीच की वेवलेंथ को भी यूज़ कर सकती हैं ये। तो यहाँ पे बीच वाली इंटरमीडिएट वेवलेंथ वाली लाइट जो है आपको पता है विबजोर में क्या होती हैं, तो उनको एब्जॉर्ब करती हैं। तो इसलिए इंटरमीडिएट डेप्थ तक ये जा सकती हैं, सरफेस भी रह सकती हैं और ये इंटरमीडिएट डेप्थ तक जा सकती हैं, बीच वाली डेप्थ तक जो है हाइट तक जा सकती है समुद्र के एक्वेटिक बॉडी के अंदर। तो इंटरमीडिएट डेप्थ पे मिल सकती हैं, सरफेस के पास तो आ ही सकती हैं। जब लाइट बिल्कुल कम हो जाएगी सरफेस के पास आ जाएंगी, लेकिन ये नीचे भी जा सकती है। ग्रीन एल्गी क्या है, नीचे नहीं जा सकती, मिडिल या फिर जो है इंटरमीडिएट लेंथ पे भी जा सकती है। ग्रीन एल्गी सरफेस पे ही मिलेगी हमेशा, चाहे लाइट ज़्यादा हो चाहे कम हो। रेड एल्गी क्या करती है बेटा, रेड एल्गी को किस लाइट को यूज़ करती है, ब्लू और ग्रीन को ज़्यादा यूज़ करती है। आप देख सकते हैं ब्लू ग्रीन, ब्लू की वेवलेंथ कम है, एनर्जी ज़्यादा है, ग्रीन की वेवलेंथ कम, एनर्जी ज़्यादा है। ये रेड को यूज़ नहीं करती, रेड को रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए ब्लू ग्रीन पे डिपेंड करेंगे जिसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, जो अंदर तक पेनिट्रेट करके वाटर में जा सकती हैं। तो इसलिए ये डीपेस्ट रीजन ऑफ सी में कौन सी मिलती है बेटा, रेड एल्गी। तो रेड एल्गी ऊपर सरफेस पे भी आ सकती है, सरफेस पे भी मिल सकती है, इंटरमीडिएट डेप्थ पे भी मिल सकती है। आपको पता है ये ऊपर भी मिल जाएंगी, ये इंटरमीडिएट पे भी मिल जाएंगी। और ये सेलोस्ट रीजन जो है जहाँ तक लाइट जा रही है दैट इज़ 500 मीटर वाला या लाइट कंपनसेशन पॉइंट, तो वहाँ तक मिल सकती हैं। तो कहने का मतलब सिंपल सा है, ग्रीन एल्गी मोस्टली अपर सरफेस में मिलेंगी आपको, जो यहाँ पे ब्राउन एल्गी है वो आपको यहाँ इंटरमीडिएट डेप्थ तक मिलेंगी, आपको सरफेस पे भी मिल जाएंगी। लेकिन रेड एल्गी आपको कहाँ मिलेगी, रेड एल्गी आपको तीनों पार्ट में सरफेस पे भी मिलेंगी, मीडियम लेंथ पे भी, और यहाँ पर जहाँ पर लाइट सबसे कम है वहाँ पर भी आपको क्या मिलेगी। तो यहाँ तक रेड एल्गी आ सकती है। जब लाइट जो है बहुत ज़्यादा आ रही होगी तो इनके पास आराम से नीचे भी पहुँच रही होगी तो नीचे मिलेगी। जब लाइट कम हो जाएगी, थोड़ा ऊपर आएंगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, तब ये भी सरफेस पे आ सकती हैं। तो यहाँ पे ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी का डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा। तो ग्रीन एल्गी सेलोवेस्ट रीजन में मिलती है, अकॉर्डिंग टू किस लाइट को यूज़ कर रही है उसके अकॉर्डिंग है। ब्राउन एल्गी इंटरमीडिएट लेंथ पे मिलती है और यहाँ पे रेड एल्गी किस पे मिलती है बेटा, डीपेस्ट रीजन ऑफ सी में देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन आ चुका है, डीपेस्ट रीजन ऑफ सी, जहाँ तक लाइट जाती है वहाँ पे कौन सी एल्गी मिलेगी आपको, रेड एल्गी। बिल्कुल ऊपर वाले सरफेस पे तीनों मिल सकती है, इसमें ग्रीन एल्गी ज़्यादा होगी, और बीच वाली हाइट पे ब्राउन एल्गी मिल सकती है, रेड भी मिल सकती है, लेकिन उसके परसेंटेज किसका ज़्यादा होगा, ब्राउन एल्गी का ज़्यादा होगा। तो डीपेस्ट रीजन वाला आ चुका है बेटा। यहाँ पे इसके एडेप्टेशन क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक एडेप्टेशन। तो हमने देखा कि बेटा वाटर बॉडी में, एक्वेटिक लाइफ में भी लाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है।
तो ये सब बातें एग्ज़ाम में ऐसे ही आ चुकी है जैसे मैंने आपको पढ़ाया है। एक एक बात को आपको ध्यान से सुनना है, वही एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, सेम बातें आपसे पूछी गई होंगी, सेम का आप आंसर कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। लाइट का इंपॉर्टेंट रोल कैसे है इकोलॉजी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करो बेटा, कमेंट करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।